हेलो डियर स्टूडेंट्स, निर्विंध्य कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग मार्च से ही सभी क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई, उसी बीच कॉलेज स्कूल सभी बंद हैं। तो निर्विंध्य कॉलेज ने भी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जारी किया है जिसमें ऑनलाइन क्लास का हमने शुभारंभ किया है। इस बार हम माइक्रोबायोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको माइक्रोबायोलॉजी डील करूँगा, जिसमें हम माइक्रोबायोलॉजी की आज कुछ बेसिक शब्दावली जैसे माइक्रोबायोलॉजी क्या है, क्योंकि आपने अभी विषय के बारे में, क्योंकि ये 12th तक तो आपने बायो के बारे में सुना है जिसमें कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन किया होगा, लेकिन अपन इसमें डिटेल से यानी पूर्ण तरीके से माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कुछ शब्दावलियों की बात कर रहा था मैं, तो शब्दावलियों में जैसे माइक्रोबायोलॉजी शब्द अपन जैसे देखते हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी जो शब्द है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब वो सूक्ष्म जीव, इसका हिंदी अर्थ क्या रहेगा? सूक्ष्म जीव। पहले अपन माइक्रोबायोलॉजी अपने जो सब्जेक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में अपन ने अधिकांशतः देखा है कि जो सब्जेक्ट है उसके नाम में बहुत सारे अर्थ रहते हैं, यानी एक अच्छे विषय की अच्छी खासी समझ हमने को आ जाती है। तो थोड़ा सा अपन इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे माइक्रोबायोलॉजी 3 शब्दों से मिलकर बना है, जैसे मैं उसको तोड़कर लिखना चाहूँगा, माइक्रो, बायो और लॉजी। जैसे अपन सीधा सा अर्थ निकालेंगे कि माइक्रो मतलब क्या रहेगा, इंग्लिश में अगर लिखना चाहें या हिंदी में भी लिख सकते हैं स्मॉल। स्मॉल यानी सूक्ष्म, वैसे छोटा भी होता है लेकिन यहाँ पर अर्थ निकलेगा सूक्ष्म। बायो का अर्थ देखना चाहेंगे अपन, बायो का अर्थ यहाँ पर क्या निकलेगा? जीव। क्या निकलेगा? जीव। और लॉजी मतलब द स्टडी यानी अध्ययन। अब इससे क्या परिभाषा बन सकती है आपकी? परिभाषा बनेगी कि विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी विज्ञान की वहाँ शाखा जिसमें हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं उसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी परिभाषा समझ में आया सभी को? माइक्रोबायोलॉजी मतलब माइक्रो यानी सूक्ष्म, बायो मतलब जीव और लॉजी मतलब अध्ययन करना। तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जिस शाखा में हम करते हैं विज्ञान की, उसे हम क्या कहेंगे? माइक्रोबायोलॉजी। अगर माइक्रोबायोलॉजी आपको स्पष्ट समझ में आई तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब जैसे आपने माइक्रो अर्थ समझ लिया है कि माइक्रो क्या होता है, माइक्रो यानी सूक्ष्म। अब ऑर्गेनिज्म मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? जीव। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसे कहते किसे हैं ये भी समझने की जरूरी है। तो ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमें अपनी सामान्य आंखें मतलब बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम जिसे नहीं दे सकते, यानी अपन सीधी सी बात अपने साधारण शब्दों में ये कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। अब सूक्ष्मदर्शी शब्द भी समझेंगे, अपने पूरा टॉपिक है कि सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, कितने प्रकार की होती है, कब यूज़ होता है, कब किसने पहली बार बनाई, इसके बारे में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आपको समझ में आए, माइक्रो मतलब सूक्ष्म और ऑर्गेनिज्म मतलब जीव यानी सूक्ष्म जीव। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ऐसे जीव जो हमें हमारी नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, उनको देखने के लिए एक विशेष यंत्र जिसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं उसकी सहायता से देखते हैं, उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगर ये 2 बातें समझ में आई तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपने सभी विषय में देखा होगा कि बायोलॉजी का जनक क्या किसे कहते हैं, जूलॉजी का किसे कहते हैं, तो उसी प्रकार माइक्रोबायोलॉजी के जनक जिसे हम कहते हैं एंटोनी वान ल्यूएनहॉक। एंटोनी वान ल्यूएनहॉक को माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहते हैं। एंटोनी वान ल्यूएनहॉक को माइक्रोबायोलॉजी का जनक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके द्वारा ही सर्वप्रथम सूक्ष्म जीवों के बारे में कुछ रिसर्च की गई थी, जिसे हम 1675 में उसके बारे में जानते हैं कि 1675 में सर्वप्रथम अपने वैज्ञानिक
क्या नाम का, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोजा गया था। इसी बीच कुछ वैज्ञानिकों ने भी सूक्ष्म जीवों के बारे में भी अपने अध्ययन को आगे बढ़ाया है। जैसे कुछ ऐसे वैज्ञानिक भी हुए जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी आविष्कार किया। जैसे अपन थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल ये जानना चाहेंगे कि एक क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। एंटोनी वान या एवी ल्यूवेनहॉक फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को। इसी श्रृंखला में अपन आगे बढ़ते हुए अगले शब्द की ओर डिस्कस करेंगे। जैसे अपनी जब क्लास लगती है तो उसमें अपन पूरा एक कहानी के रूप में चलते हैं, लेकिन आपको क्या आज पहला दिन है तो उसमें अपन बेसिक बातें जो आपको सामान्यता होना चाहिए उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। अब आपसे अगर एक क्वेश्चन में सामान्यता पूछूं कि सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यानी स्कोप, सूक्ष्म जीवों का स्कोप कहाँ कहाँ रहेगा, तो या कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आप एक शब्द में उत्तर देना चाहोगा कि लगभग पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्र में सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। लगभग में कुछ चीज़ें छोड़ सकते हैं, जैसे लेबोरेटरी जिसमें वैज्ञानिक कार्य करते हैं तो उनको वो कीटाणु रहित कर सकते हैं। और इसी श्रृंखला में अपने फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक है जिसमें अपन कीटाणु रहित, जैसे उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, जैसे किस प्रकार हम अपने खाद्य पदार्थों को कीटाणु रहित कर सकते हैं ताकि उसको खराब होने से बचाया जा सके। इसी बीच अगर आपको सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी समझ में आई हो तो आगे बढ़े। माइक्रोबायोलॉजी विज्ञान की भाषा का जिसमें सूक्ष्म जीव का अध्ययन करते हैं। इसके पितामह या फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। उसके बाद अगला शब्द है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वे जिन्हें हम हमारी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे देखने के लिए विशेष यंत्र जिसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं उसकी सहायता से हम देखते हैं। अब थोड़ा सा और इसके इतिहास के बारे में देख लेते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इसके बारे में अध्ययन किया और बताया है कि सूक्ष्म जीव का हम हमारे दैनिक जीवन कहें या अपने औद्योगिक क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है। जैसे अगर आपने सुना होगा पेनिसिलिन के निर्माण में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जैसे कवक के जो अगर आपने पढ़ा होगा फंगी, उन सूक्ष्म जीवों के द्वारा हम पेनिसिलिन का निर्माण करते हैं। वैसे विशेष बहुत सारे इसके उपयोग हैं जिसमें अपन पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन आज अपन थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जो आपको समझने के लिए आसानी से समझा जाए, क्योंकि विस्तृत रूप पढ़ते हम किसी भी चीज़ का। जैसे अगर आप 12वीं में पहले 10वीं में, तो 10वीं में आपने विज्ञान में सभी विषय पढ़ लिए। जैसे आपने उसमें फिजिक्स भी पढ़ ली थी, केमिस्ट्री पढ़ ली थी, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ ली थी, उसके बाद आपने बॉटनी पढ़ ली थी, जूलॉजी पढ़ ली थी। लेकिन जैसे आप 11वीं में आए 12वीं में आए तो उनका विस्तृत रूप हो गया। जैसे केमिस्ट्री अलग हो गई, फिजिक्स अलग हो गई, बायोलॉजी अलग हो गई। अब इसी बीच बायोलॉजी के भी अलग अलग पार्ट हो गए, है ना। बायोलॉजी में भी आपने अगर बॉटनी पढ़ी, जैसे पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा, तो वो कॉलेज में सब्जेक्ट ही अलग हो गया। जूलॉजी यानी जंतुओं के बारे में, जैसे अपनी बोन यानी हड्डियों के बारे में, अपने मानव के बारे में पढ़ा होगा तो वो जूलॉजी सब्जेक्ट अलग होगा। कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा तो वो सूक्ष्म जीवों का पूरा पोर्शन अलग होगा। तो इसी बीच कॉलेज में क्या है कि पूरी स्टडी मतलब पूरे जो भी टॉपिक है उसका गहन अध्ययन किया जाता है, और उसी बीच हम पूरा गहन अध्ययन इसमें करेंगे। तो थोड़ा सा अपन देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मतलब माइक्रोबायोलॉजी का इतिहास के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए लिख दूंगा इतिहास इसका माइक्रोबायोलॉजी का। तो सर्वप्रथम मैंने बताया था आपको 1675 में सर्वप्रथम ये पहली बार कहे थे ल्यूवेनहॉक को माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है, यानी माइक्रोबायोलॉजी का जनक ल्यूवेनहॉक। एवी मतलब एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक। आप मैंने लिखा था फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और इन्होंने सर्वप्रथम माइक्रो ऑर्गेनिज्म शब्द नहीं दिया था, मतलब जो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक है उन्होंने सूक्ष्म जीवों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम नहीं दिया था, बल्कि उन्हें दिया था
छोटे प्राणी, छोटे प्राणी, इसको अपन इंग्लिश में देखते हैं छोटे प्राणी मतलब सूक्ष्म जीव। लेकिन तब उन्होंने सूक्ष्म जीव शब्द का प्रयोग नहीं किया था, उन्होंने उसके लिए एनिमलक्यूल्स, एनिमलक्यूल्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। मतलब आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जब ल्यूएनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, तब उन्होंने अपने प्रयोग में या अपने प्रयोग के दौरान जब सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया तो उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना कहते हुए एनिमलक्यूल्स नाम दिया था। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। आगे आपने सुना होगा केरोलस लीनियस ने भी 1738 कब लीनियस 1738 में सूक्ष्म जीवों के बारे में कुछ जानकारी दी और इन्होंने भी उनको सूक्ष्म प्राणी ही नाम दिया। अब देखो इन्होंने छोटे प्राणी नाम दिया था, लेकिन इन्होंने नाम दिया सूक्ष्म प्राणी, लीनियस ने 1738 में। उसके बाद आगे देखते हैं अपन सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में और धीरे धीरे खोजें होती गई। इसी बीच रॉबर्ट कॉच का अगर आपने नाम नहीं सुना है तो आप उसके बारे में अपन उनके बारे में, क्योंकि एक प्रश्न भी बनेगा कि माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में विभिन्न वैज्ञानिकों का योगदान। तो कोच, जिसे अपन रॉबर्ट कोच भी कहते हैं, क्या कहते हैं? रॉबर्ट कोच ने सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में भी अपना योगदान दिया। उन्होंने 1876 में, कब? 1876 में जर्म सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जर्म के बारे में अध्ययन या इसके बारे में इस थ्योरी ऑफ जर्म दिया। यह अपन आपके परीक्षा में विकल्प के रूप में प्रश्न बन सकता है कि थ्योरी ऑफ जर्म किसके द्वारा दी गई थी? तो रॉबर्ट कोच के बारे में। कब? 1876 में। इसी बीच अन्य वैज्ञानिकों ने भी अपना योगदान दिया। अब थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी के विकास के बारे में। ये थोड़ा सा इतिहास होगा, लेकिन अगर अपन जैसा आप डिटेल से पढ़ेंगे ये थोड़ा सा आपके लिए बेसिक है, तब पूरी एक एक बात अपन नोट करवाएंगे। तो इसी बीच अगला विकास यानी माइक्रोबायोलॉजी का विकास एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसी बीच वापस वही बात आती है शुरुआत में 1675 में फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? तो ल्यूएनहॉक की मैं आपको स्पेलिंग लिख के दिखा देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे। ल्यूएनहॉक को कब? 1675 में। और इन्हें क्या कहा जाता है? एवी ल्यूएनहॉक, पूरा लिख लो। एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक, जिसे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। और इन्होंने अपने शब्द में जब इन्होंने अध्ययन किया तब माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीवों के लिए क्या नाम दिया था उन्होंने? ध्यान होना चाहिए आपको। छोटे प्राणी। और सूक्ष्म जीव यानी सूक्ष्म प्राणी किसने दिया था? लीनियस ने। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें और इन सभी को नोट करते चले आप, क्योंकि ये बेसिक बातें हैं और अगर ये बेसिक बातें याद है तो आपका आंसर राइटिंग बहुत शानदार हो सकती है। और आप जब परीक्षा कॉपी चेक करता है परीक्षक, तो वो इन पॉइंट को विशेष ध्यान देता है, तो उससे आपके नंबर बढ़ने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि लिखते सब है, लेकिन जो हट के लिखे वही तो अलग, उसका लिखावट लिखने की कला वही तो झलकती है। नहीं तो लिखने में तो सब लिखते हैं, पास सब होते हैं, लेकिन परसेंट सबके अच्छी नहीं बनती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब इसी बीच में उन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिकों को भी बांटा है कि आप इस क्षेत्र में योगदान दिया। जैसे कुछ खोजें, यानी अब इतिहास के विकास की बात कर रहे हैं अपन, तो विकास में सर्वप्रथम आ गए एवी ल्यूएनहॉक यानी एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक 1675। उसके बाद पेनिसिलिन का नाम मैंने जैसा अभी बोला था आपसे, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ए फ्लेमिंग मतलब फ्लेमिंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसने किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये विकास पढ़ रहे हैं कब की? जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
सैनिकों को, जब सैनिक या तो चोटिल हुए या फिर अन्य कारण से उनकी मृत्यु दर बढ़ने लगी, तब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम 1945 में पेनिसिलिन की खोज की। उसके बाद और वैज्ञानिक वाक्समैन करके एक वैज्ञानिक आए, वाक्समैन, थोड़ा सा एक मिनट, वाक्समैन, इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन, किसकी, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की। कब की है? 1952। प्रत्येक जो भी अपन लिख रहे हैं पेनिसिलिन, इसका पूरा विस्तृत डिस्कशन करेंगे अपन कि पेनिसिलिन का निर्माण होता कैसे है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का निर्माण होता कैसे है, क्योंकि इस साल पूरे साल आपको मेरे साथ ही माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है। जहाँ भी कुछ टॉपिक या कुछ शब्द में आपको लगे कि ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, तो या तो आप कॉलेज संपर्क कर सकते हैं या आप अपने वीडियो जो यूट्यूब पर अपन डालेंगे उसमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अपने प्रश्न, और उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस श्रृंखला को अपन धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। उसी बीच आगे देखते हैं अपन विकास में, वाक्समैन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन, कब? 1945 और 1952। ये 52 है, 32 ना समझा, 1952। ठीक है, ये द्वितीय युद्ध से याद रख लेना, उसके बाद ही इन्होंने निर्माण किया था। अब थोड़ा सा ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि मैं जब पढ़ा था थोड़ा लंबा ही चलता है अपना टॉपिक, थोड़ा छोटा नहीं रहता है, क्योंकि कुछ भी चीज़ें अगर आपको लगे कि यहाँ समझ में नहीं आ रहे तो अपन वहाँ आपको समझा देंगे। लेकिन क्या है कि पूरा डिटेल से अगर अपन बेसिक चीज़ से अगर पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको पूरी, मेरे को विश्वास है कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और फिर सभी लोगों की बुद्धि एक जैसी थोड़ी होती है, सबकी अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। तो अपन पढ़ेंगे ब्रांच या ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मैं बोल भी रहा हूँ, अगर बोर्ड पर आपको ठीक से ना दिखे तो मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेना, कि मेरी लिखावट थोड़ी ठीक ठाक नहीं है, फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। जैसे एप्लीकेशन और टेक्सोनॉमी कैरेक्टर, यानी बेसिस दो प्रकार से, मुख्य रूप से दो प्रकार से। एप्लीकेशन ऑन बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, उसके अनुप्रयोग के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यहाँ छुट्टी वाली एप्लीकेशन नहीं रहेगी, यानी अनुप्रयोग के बारे में या प्रयोग के बारे में रहेगा। दूसरी बात रहेगी आपकी ऑन बेसिस ऑफ टेक्सोनोमिक कैरेक्टर, ऑन बेसिस ऑफ टेक्सोनोमिक कैरेक्टर। थोड़ा सा अपन अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे एयर, वाटर, सीवेज, ये शब्द बड़ा थोड़ा अजीबोगरीब है। सीवेज, जैसे एयर और वाटर को तो आप जानते हैं, लेकिन सीवेज के बारे में आपने सुना होगा। सीवेज जैसे जो रहता है कीचड़ या नाले का पानी, उसे बोलते हैं सीवेज, यानी कचरा। लेकिन कौन सा कचरा, इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। लिक्विड कचरा भी होता है, सॉलिड कचरा भी होता है। जैसे मोदी सरकार के बारे में आपने सुना होगा कि 2 प्रकार की उन्होंने कचरा पेटी दान की थी, एक गीले कचरे के लिए, एक सूखे कचरे के लिए। सीवेज यानी जैसे अपन मल मूत्र के बारे में भी, इसके बारे में संबंधित कह सकते हैं। बाकी सीवेज का अर्थ रहेगा नाले का पानी या कचरा, जिसे कहते हैं सीवेज। उसके बाद सोइल माइक्रोबायोलॉजी। सोइल मतलब क्या होता है? माइक्रोबायोलॉजी, सोइल एंड मिट्टी। अब एक शब्द में आप सभी जानते हैं कि सूक्ष्म जीव प्रकृति के हर हिस्से में पाए जाते हैं। प्रकृति मतलब पृथ्वी के हर हिस्से में, या सामान्यतः कहीं पर भी, सामान्यतः सभी जगह पर होते हैं। तो वायु में भी रहेंगे, वाटर में भी रहेंगे, सीवेज में भी रहेंगे। सीवेज में तो आमतौर पर रहनी चाहिए। सोइल यानी मिट्टी में भी रहेंगे। अब थोड़ा सा आपको मैं यह बताना चाहूँगा कि सूक्ष्म जीव हमेशा हानिकारक नहीं होते, जैसे जो हानिकारक होते हैं उन्हें वायरस कह देते हैं,
क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में वायरस भी आते हैं, वायरस का भी अध्ययन करेंगे तो बैक्टीरिया का भी करेंगे, वैसे कवक का भी करेंगे, बहुत सारे फंगी का करेंगे, लेकिन वायरस को अपन जीव के लिए हानिकारक कह सकते हैं, लेकिन बैक्टीरिया जरूर नहीं कि हानिकारक हो, लाभदायक भी हो सकता है। और लाभदायक का सीधा सा उपयोग है, मैंने बताया था पेनिसिलिन का निर्माण, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मिल्क फूड माइक्रोबायोलॉजी। देखो अगला थोड़ा सा ऊपर लिखना चाहूँगा मैं, क्योंकि यहाँ हो सकता है कि दिखाई ना दे। तो ये आपको समझ में आ रहा है ना अपन, एप्लीकेशन के बारे में देख रहे हैं अपन, एप्लीकेशन या उनके उपयोग के बारे में। फूड माइक्रोबायोलॉजी पूरा शब्द लिख लो। उसके बाद मिल्क, मतलब इस बारे में तो आप भली बातें समझ गए होंगे कि उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है और कहाँ कहाँ वो पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी, मतलब बहुत जगह पर। अब अपन थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टेक्सोनोमिक, ठीक है ना। टेक्सोनोमिक में आप देखना बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, लॉजी मतलब इनके अंतर्गत अध्ययन है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। उसके बाद इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी, वायरस से समझ। तो इतना सा आप ये अपन ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अध्ययन पढ़ रहे हैं। इसमें अपन ने पढ़ा एयर, वाटर, सीवेज, उसके बाद फूड, मिल्क एंड सॉइल और ETC, मतलब बहुत सारे और भी। इधर देखते हैं अपन बेसिस ऑफ टेक्सोनोमिक कैरेक्टर, तो बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, मतलब इम्यूनोलॉजी मतलब इम्यून सिस्टम से संबंधित, वायरोलॉजी वायरस से संबंधित, ठीक है। इसी बीच आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में अब इसके कार्य क्षेत्र के बारे में और अपन आज डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपने टॉपिक को एंड करेंगे। क्योंकि इनमें क्या है कि अपन जब नोट्स बनवाएंगे आपको, तो नोट्स में एक एक बात लिखवाई जाती है, लेकिन यहाँ अपन समझाने का प्रयास करेंगे। और जो भी टॉपिक समझ में नहीं आए उसका आप बेझिझक लाइक या शेयर और कमेंट के माध्यम से अपने वीडियो को क्वेश्चन कर सकते हैं और उसका आंसर हम अवश्य देंगे। या आप कॉलेज से भी संपर्क कर सकते हैं, तो आपके आंसर हम बेखूबी और बेझिझक तरीके से आपको देंगे। आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए, हमारा ये लक्ष्य रहता है। आगे बात करते हैं तो कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र मतलब किन किन क्षेत्रों में? कार्य क्षेत्र, कार्य क्षेत्र में अपन देखते हैं, तो आप ये बताइए कि कार्य क्षेत्र में किन किन क्षेत्रों में और कौन कौन से कार्य के लिए अपन अध्ययन कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, स्कोप है ना, स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मैं बीच में लिखना चाहूँगा और इसके आसपास आपको समझाना चाहूँगा। स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, स्कोप किन किन क्षेत्रों में? तो माइक्रोबायोलॉजी का क्षेत्र कौन कौन सा हो सकता है बताइए आप। जैसे अभी बताया था मैंने, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी और अन्य क्षेत्र लिखना चाहूँगा मैं, बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, उसके बाद इसी बीच वायरोलॉजी, वायरोलॉजी, फिजियोलॉजी। अब इसी बीच स्कोप में थोड़ा सा अपन इसको और बांटना चाहेंगे अन्य भागों में। जैसे इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, तो इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक क्षेत्र में कहाँ उपयोग करेंगे, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया जाता है। जैसे फूड जैसे बिस्किट बनते हैं उसमें फूड, उसके बाद केमिकल यानी रसायन, डेयरी, उसके बीच एग्रीकल्चरल क्षेत्र में। तो इतना समझ में आपको मुख्य बातें समझ में आएगी नहीं। स्कोप, माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप, जिसमें इसमें स्कोप को भी अपन अन्य भागों में बांट सकते हैं। जैसे इसको इंडस्ट्रियल में, तो इंडस्ट्रियल में एग्रीकल्चर, डेयरी, केमिकल, फूड, इतने क्षेत्रों में। और जो अपन ने ये लिखा, ये अध्ययन है, आपको पहले ही बताया, लॉजी मतलब अध्ययन है,
तो वायरसोलॉजी, माइकोलॉजी, ये अध्ययन के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, स्टडी, मतलब इनके अंतर्गत अपन किसका अध्ययन, जैसे बैक्टीरियोलॉजी तो इसमें अपन बैक्टीरिया का अध्ययन करेंगे सॉरी। और उसके बाद माइकोलॉजी मतलब, उसके बाद वायरोलॉजी, वायरोलॉजी मतलब वायरस संबंधित, किस संबंधित, वायरस संबंधित। इस बीच आगे देखते हैं अपन, तो इंडस्ट्रियल क्षेत्र अलग है, ये क्षेत्र स्कोप मतलब इसका क्षेत्र सबका ही है, लेकिन मुख्य तौर पर जैसे पहले, उसके बाद 3 मुख्य हो जाते हैं, उसके बाद फिर भी अंतर्गत रहते हैं, तो इसी बीच ये मुख्य है। फिर इसके अंतर्गत जैसे ये देखो पहले, तो माइक्रोबायोलॉजी के स्कोप है, तो इंडस्ट्रियल क्षेत्र, इंडस्ट्रियल में भी एग्रीकल्चर, डेयरी, केमिकल और फूड, इतना समझ में आया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल है, क्या है, लेवल है, मतलब इनका अध्ययन करेंगे अपन। जैसे मान लो यहाँ पर अपन ने बैक्टीरिया का अध्ययन किया, बैक्टीरिया का यूज़ किया, तो उसका अध्ययन अपन इसके अंतर्गत करेंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करना। तो जैसे फूड में अपन ने कुछ विशेष बैक्टीरिया का अध्ययन किया, तो उपयोग किया, तो यहाँ पर उसका अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार वायरस का भी और इस प्रकार इसका भी। और वायरस सामान्यतः हानिकारक माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं, हानिकारक माने जाते हैं। बैक्टीरिया लगभग लाभदायक भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। उसके बाद कैरेक्टरियल, जैसे अन्य क्षेत्र में भी, जैसे इकोलॉजी मतलब समझते हो आप, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी, किसमें, पारिस्थितिकी। साइंटिफिक लेवल में भी अपन इसका, साइंटिफिक में भी, किसमें, साइंटिफिक लेवल। अब साइंटिफिक लेवल में भी आप देखना कितने का अपन प्रयोग करेंगे। साइंटिफिक लेवल में आप देखना मेडिसिनल या मेडिकल क्षेत्र, उस क्षेत्र में मेडिकल, ठीक है, मेडिकल फील्ड में। उसके बाद रिसर्च में, किसमें, रिसर्च के बाद आप देखना इसमें जेनेटिक्स। आप बिल्कुल भी इन शब्दों से डरे नहीं, बहुत ही सरल शब्द है, आप ये कभी ना सोचें पूरे इंग्लिश में पढ़ा रहे। अपन इनका पूरा हिंदी भी लिखवाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, क्योंकि आप जैसे जैसे आप क्लास बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका लेवल भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का नियम है, समय के साथ परिवर्तन होना जरूरी, ठीक है। इसी बीच अपन इस अपने टॉपिक को यहीं विराम देते हैं आज, और मैं आपको एक बार और शॉर्ट रिवीजन करवा देता हूँ अपन ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले आप देखना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो अपन ने माइक्रोबायोलॉजी शब्द का अध्ययन किया। माइक्रोबायोलॉजी 3 शब्दों से मिलकर बनाया, माइक्रोबायोलॉजी से लोगोस भी अर्थ निकालते हैं इनका, लेकिन सीधे से सिंपल सी भाषा में। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। उसके बाद हिस्ट्री का ल्यूएनहॉक के बारे में बताया। उसके बाद डेवलपमेंट यानी विकास, उसके बाद क्षेत्र, स्कोप, इन सभी का अध्ययन अपन ने किया है। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और अच्छे से अध्ययन करें। जैसे अपने ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास खुलेगी वैसे आप कॉलेज आना प्रारंभ कर देना है। तब तक कि आप इनके बारे में 1-2 बार देखें और अपने नोट्स बनाना तैयार करें। ठीक है, धन्यवाद।